सभी को नमस्कार। मैं अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप अपने पेपर की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। और मैंने हिंदी पेडागोजी में कुछ क्वेश्चंस पिछली वीडियो में भी पढ़ाए थे और उसी में से कुछ क्वेश्चंस और हैं जो कि आपके सामने लेकर मैं उपस्थित हुई हूं। तो इसी के साथ हम आगे थोड़े से जो क्वेश्चंस रह गए हैं उनको हम पढ़ाते हैं, ठीक है। तो आप लोग यदि अपने पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो अच्छे से करिएगा और सबसे बड़ी बात, आप ध्यान से पढ़िएगा। जिस भी लाइन को पढ़ें आप फोकस के साथ में पढ़ेंगे, माइंड को इधर उधर डिस्टर्ब नहीं करेंगे, तो आपका एक बार भी पढ़ा हुआ वो अच्छे से काम आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें है, देखते हैं कि रसानुभूति किस विधा के शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है। यानी कि रसानुभूति जो होती है ना, वो किसका है? पद्य शिक्षण का। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है कि हिंदी शिक्षण में वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। देखो और लिखो शिक्षण विधि किस विधा में प्रयुक्त होती है? नाटक रचना में। यानी कि नाटक जो होता है, देखो, इसे मानो हमने छोटे बच्चे से कह दिया कि इस नाटक को देखो और इसके आधार पर कुछ चीज़ें लिख लो। शिक्षण में उद्देश्यों का वर्गीकरण किसने किया है? BS ब्लूम ने। 8वीं कक्षा के बच्चों के भाषा के आकलन के लिए आप सबसे महत्वपूर्ण किसे मानते हैं? लिखित परीक्षाओं के लिए। यानी कि लिखित परीक्षा के माध्यम से हम बच्चों की भाषा का आकलन कर सकते हैं कि बच्चा जो है वो किस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहा है, उसे कितने % भाषा का ज्ञान है। हिंदी शिक्षण में उपलब्धि की जांच किसकी की जा सकती है? मतलब उपलब्धि की जो परीक्षण की जांच है हम कैसे करेंगे? उपलब्धि परीक्षण के माध्यम से ही हम करेंगे। शिक्षक द्वारा श्यामपट्ट पर लिखना किस शिक्षण आयाम के अंतर्गत आता है? प्रस्तुतिकरण। यानी कि जब शिक्षक जो है श्यामपट्ट पर क्लास में जब पढ़ाता है तो वो कौन सा आयाम कहलाता है? वो आता है प्रस्तुतिकरण। यानी कि टीचर जो है वो क्लास में खड़े होकर बच्चों के सामने अपना जो पाठ्यक्रम है उसको वो प्रस्तुत कर रहा है। कविता पाठ करवाना किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है? क्रियाशीलता का सिद्धांत, ठीक है। क्योंकि बार बार कविता को याद कराया जाता है तो बच्चे क्रिया करते हैं उसमें। शिक्षण सूत्र के माध्यम से भाषा शिक्षण कैसा होता है? प्रभावी। आँख, कान तथा हाथ के प्रयोग किस शिक्षण विधि के लिए आवश्यक है? मॉन्टेसरी विधि। सर्वप्रथम सूक्ष्म शिक्षण की अवधारणा का चिंतन किसने किया? एलेन ने किया। ये क्वेश्चंस आपको पता ही होगा। भाषा ध्वनियों द्वारा मानव के भावों की अभिव्यक्ति है, यह कथन किसका है? स्वीट का। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कौन सा शब्द यौगऋण बना? यानी कि पंकज, ठीक है। मन के भावों को दर्शाने वाले वाक्यों में कौन से विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? विस्मयादि बोधक। यानी कि आप इस तरह से, मुझे यदि समय मिलेगा तो मैं इस तरह से ये जो शब्द हैं, शब्द में भी यौगिक शब्द होते हैं, तो इस तरह से मैं आपको यदि वीडियो में बना पाई तो अवश्य ही आपके लिए बनाऊंगी। विराम चिन्ह वगैरह जो भी होते हैं थोड़े से मैं बता दूंगी आपको। तो विराम चिन्हों के बारे में आपको पता होना चाहिए और इन जो शब्द होते हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये सारे ग्रामर का है, व्याकरण का पार्ट है जो कि आपसे इस पेपर में पूछा गया है। भाषा से संबंधित प्रावधान किस भाग में उल्लिखित है? भाग 17। एक भाषा के रूप में हिंदी सिखाने का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? कि प्रभावशाली संचार कौशल विकसित करना। कौन सा शिक्षण सूत्र नई अवधारणा को प्रस्तुत करने के लिए परिचित अवधारणा एवं उदाहरणों के प्रयोग पर बल देता है? ज्ञात से अज्ञात की ओर। हिंदी शिक्षण में कौन सा सिद्धांत छात्रों के सुलेख एवं ऋतुलेख के सब अभ्यास पर बल देता है? बोलने और लिखने में अनुरूपता का सिद्धांत। ये थोड़ा गलत है। कौन सा कथन लक्ष्य एवं उद्देश्य के संबंध में सत्य है? लक्ष्य व्यापक होते हैं, उद्देश्य संकुचित होते हैं। विशिष्ट उद्देश्य किससे संबंधित होते हैं? प्रकरण से। किस विधि से छात्र स्वयं निरीक्षण चिंतन करते हुए नियम निकालते हैं? आगमन विधि। यानी कि आगमन निगमन विधि के बारे में आपको पता ही होना चाहिए कि हम आगमन विधि किससे कहते हैं, हम निगमन विधि कैसे कहते हैं। देखो बहुत सिंपल तरीका है इसको समझने का कि नी से होते हैं नियम। देखिए नी से क्या होते हैं आपके
नियम। ठीक है, तो ये होगी निगमन विधि, यानी कि जहाँ पर निगमन, जहाँ पर नियम की बात की जाए, नियमों के माध्यम से कोई चीज़ बच्चे को हम सिखा रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गई हमारी, नी से होते हैं नियम, तो ये हमारी हो गई निगमन विधि। ठीक है, हाँ, ये होती है आगमन विधि, यानी कि यहाँ पर बच्चे को कोई एक कार्य दे दिया गया, बच्चों से कह दिया गया कि आप ये कार्य करके लेके आओ, तो बच्चा क्या करेगा, स्वयं निरीक्षण करेगा, चिंतन करेगा और फिर उसके बाद में नियम निकाला जाएगा, तो वो हमारी कहलाती है आगमन विधि। बहुत सिंपल तरीका है इसको याद करने का। कौन सी विधि हिंदी शिक्षण से संबंधित नहीं है? मौन पठन विधि। हिंदी शिक्षण में ढांचागत प्रणाली का संरचनाओं के चयन का कौन सा सिद्धांत नहीं है? कठिनता। पद्य शिक्षण की किस विधि में संपूर्ण कविता को खंडों में विभाजित करके प्रश्नों के माध्यम से पढ़ाया जाता है? तो वो हमारी होती है खंडान्वय विधि। पाठ्य पुस्तक की विषय सामग्री कैसी होनी चाहिए? वास्तविक जीवन से। पाठ्य योजना निर्माण का सर्वप्रथम चरण कौन सा है? छात्रों की समझ का आकलन करना। हिंदी पाठ्य पुस्तक में बोधगम्य प्रश्नों को किसमें शामिल किया जाता है? छात्रों के आलोचनात्मक चिंतन का आकलन करना। हिंदी की पाठ्य पुस्तक में किसके महत्व को नहीं दर्शाया जाता? रटने के लिए प्रोत्साहित करना, यानी कि रटंत विद्या को यहाँ नहीं बताया जाता। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी, तो लाइक आप शेयर करें और अपने दोस्तों को ज़रूर बता दें, जिससे कि आपके साथ साथ उन बच्चों का भी फ़ायदा हो जाएगा यदि कुछ वो वीडियो देखेंगे। तो धन्यवाद और ऑल दी बेस्ट आपके लिए।